किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का आधार स्वाभाविक रूप से उसके हित होते हैं और विदेश नीति समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती भी जाती है। आइए आज समझते हैं क्या है वन चाइना पॉलिसी और यह किस प्रकार भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। जैसा वन चाइना पॉलिसी शब्द में ही यह प्रश्न निहित है कि दुनिया में क्या एक से अधिक चीन देश हैं। आप भले ही आश्चर्यचकित हो जाएं, किंतु इसका उत्तर हाँ है। वर्तमान में विश्व में 2 चीन राष्ट्र हैं। एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा पड़ोसी राष्ट्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम एक शैतान पड़ोसी राष्ट्र के रूप में बरसों से देखते आए हैं। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना 2 अलग अलग देश हैं। जहां रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित है, वहीं चीन, जिसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और जापान तक चला जाता है पूर्वी दिशा में। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के पड़ोसी देश जापान है, फिलीपींस है और कोरिया है। इसी प्रकार से जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि हमारा पड़ोसी देश है, इसके पड़ोसी भारत है, मंगोलिया है, कोरिया इत्यादि देश हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान का झंडा अलग है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना का झंडा अलग है। इसी प्रकार से अगर मुद्राओं को भी देखें तो ताइवान में ताइवानी डॉलर चलता है और चीन में चीनी युआन प्रचलित है। अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और चीन हमारे पड़ोस में जो स्थित है, इसमें संपूर्ण रूप से साम्यवादी शासन प्रणाली चलती है। ताइवान, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना या ROC कहते हैं, इसमें 95% लोग हान समुदाय के हैं। इसी प्रकार से अगर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके विशाल जनसंख्या में 5 जनसमूह हैं और ये हैं मंचू, हान, मंगोल, तिब्बती और मुस्लिम उइगुर। तो इस प्रकार से जहां ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान में 95% हान प्रजाति के लोग हैं, वहीं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना में जनसंख्या में बहुत सारे नए जातीय ग्रुप हैं और इनमें से 5 प्रमुख हैं जो मैंने अभी बताए। अगर हम दोनों देशों के इतिहास के बारे में झांकें तो पाते हैं कि चीन में, मैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ 1911 में डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में एक क्रांति घटित हुई और इस क्रांति में राजतंत्र को लोगों ने उखाड़ फेंका और उसके बाद वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। अर्थात क्विंग शासन के 1911 की क्रांति के द्वारा चीन के शासन में हटने से चीन के अंदर राजतंत्रीय प्रणाली समाप्त हो गई और डॉक्टर sun yat-sen चीनी गणतंत्र के 1912 में प्रथम राष्ट्रपति बने। ये 1912 में जिस समय डॉक्टर sun yat-sen प्रथम राष्ट्रपति बने, उस समय मेनलैंड चाइना में 3 मुख्य भाग थे। चाइना यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरा ताइवान जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं आज, और तीसरा मंगोलिया। 1912 में जिस समय मेनलैंड चाइना में गणतंत्र की स्थापना डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में हुई, उस समय मेनलैंड चाइना में वर्तमान चीन, ताइवान और मंगोलिया शामिल था,
जो कि आज मंगोलिया तो एक स्वतंत्र देश है, ताइवान भी लगभग स्वतंत्र है और चीन एक कम्युनिस्ट देश है। तो 1912 से लेकर के 1927 तक डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में जो गणतंत्रात्मक सरकार बनी वो 1912 से 1927 तक बीजिंग में स्थिर रही और बीजिंग को राजधानी मानकर उन्होंने पूरे चाइना का शासन चलाया। उसके बाद 1927 में राजधानी परिवर्तन हुआ राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा और बीजिंग के स्थान पर नानजिंग को चीन की राजधानी घोषित किया गया और अब ये गणतंत्रीय सरकार नानजिंग से शासन का संचालन करने लगी। अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद ये चीनी गणतंत्र 1949 तक चलता रहा और 1949 में कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ाई और 1949 में माओ के नेतृत्व में उन्होंने साम्यवादी क्रांति की और चीन पर अपना अधिकार कर लिया। अब माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा 1949 में की और जब ऐसा हुआ तो चीन में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और इस गृह युद्ध में एक तरफ थी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ थी डॉक्टर sun yat-sen द्वारा स्थापित नेशनलिस्ट पार्टी या कुओमिंतांग पार्टी, जिसके शॉर्ट रूप को हम KMT के नाम से चीन के इतिहास में जानते हैं। साम्यवादियों ने अपनी पकड़ धीरे धीरे संपूर्ण चीन पर बढ़ा ली और अब चांग काई शेक जो कि इस गणतंत्रात्मक सरकार के चेयरमैन थे, उन्हें अपनी सरकार की रक्षा के लिए मेनलैंड चीन को छोड़ करके ताइवान पहुंचना पड़ा और 7 दिसंबर 1949 को वो मेनलैंड चीन को छोड़ करके ताइवान पहुंच गए और ताइवान में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना पुनः की। 1928 से लेकर के 1949 तक ये चांग काई शेक ही चीन में गणतंत्रात्मक सरकार के चेयरमैन रहे थे और जब ये 1949 में ताइवान में जाकर के पहुंच गए तो इन्होंने 1949 से लेकर के 1975 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में ताइवान के अंदर जो ये राष्ट्रीय विचारधारा के लोग पहुंचे थे, उनका विचार था कि वो धीरे धीरे कम्युनिस्टों को मेन लैंड चाइना के अंदर पराजित कर देंगे और पुनः चीन पर राष्ट्रवादी शक्तियों का अधिकार हो जाएगा। किंतु हम देखते हैं कि कालांतर में चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी पकड़ चीन के ऊपर लगातार बढ़ाई और उसके बाद ताइवान के राष्ट्रवादियों को कभी भी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि वो चीन में वापस अपना अधिकार जमा सकें। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दिन प्रतिदिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होती चली गई और 1962 तक आते आते उन्होंने यूएनओ से भी ताइवान को उसकी सदस्यता समाप्त करवा दी और ताइवान की जगह अब मेनलैंड चाइना यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना। 1991 में एक संविधान संशोधन ताइवान के अंदर किया गया और उसके द्वारा ये तय किया गया कि अब रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान की सरकार मेनलैंड चाइना पर अपना दावा पेश नहीं करेगी। किंतु चीन इस तथ्य के बावजूद भी ताइवान पर अभी भी अपना अधिकार मानता है और वो चाहता है कि भारत एवं विश्व के अन्य शक्तिशाली राष्ट्र उसको ताइवान पर अधिकार करने में एक तरीके से सहयोग प्रदान करें। अतः वन चाइना पॉलिसी का अर्थ है कि भारत एवं विश्व ताइवान को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भाग स्वीकार कर ले। तो ये है दोनों चीनी देशों का इतिहास। अब बात करते हैं कि वन इंडिया पॉलिसी क्या है। यदि चीन भारत से अपेक्षा करता है कि वह वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे तो उसे भी भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करना बंद। अब बात करते हैं वन इंडिया पॉलिसी की।
किस तरीके से वन चाइना पॉलिसी वन इंडिया पॉलिसी से संबंधित है। देखिए, हम जानते हैं कि पश्चिम में लद्दाख में अक्साई चीन और पूर्व में अरुणाचल व सिक्किम में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, जो रह रहकर उभर कर सामने आता है और दोनों देशों में एक तरीके का कोलाहल पैदा करता है, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली और बड़े राष्ट्र हैं, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न सेनाओं से युक्त हैं। अभी भी वर्तमान में हम देखते हैं कि अक्साई चीन में और अरुणाचल में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं। अब यदि चीन भारत से ये अपेक्षा करता है कि वह वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे, तो चीन को भी भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण बंद करना होगा। चीन को समझना होगा कि विस्तारवादी नीति उसके हित में नहीं है और यह 1962 का भारत भी नहीं है। यदि भारत दशकों से तिब्बती विरोध और ताइवानी समस्या के बावजूद भी वन चाइना पॉलिसी को मानता आ रहा है, तो चीन को भी भारतीय संदर्भ में वन इंडिया की अवधारणा को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस वन इंडिया की कॉन्सेप्ट में लद्दाख स्थित अक्साई चीन का इलाका, अरुणाचल और सिक्किम का इलाका और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है। अर्थात यदि चीन ये अपेक्षा करता है कि वन चाइना पॉलिसी को भारत समर्थन दे, तो वन इंडिया पॉलिसी या वन इंडिया कॉन्सेप्ट, जिसके ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से मैंने आपको बताए, लद्दाख में अक्साई चीन, पूर्व में अरुणाचल और सिक्किम और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इन संदर्भों में भी चीन को अपनी विदेश नीति को दूसरी तरफ मोड़ना पड़ेगा।